आइए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड, ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें पूरा पूरा एक एक करके डीप देखते जाएंगे, यहां से लेके जो जनन ग्रंथि तक हो, सब एक एक करके हम देखेंगे। तो मेनली इसमें क्या पढ़ना है हमको? ग्रंथि, ग्रंथि पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लैंड, ठीक है। ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्लैंड बोलेंगे। ग्रंथि एक प्रकार का थैला है जिसमें एंजाइम भी होता है और हार्मोन भी होता है, ठीक है ना। अभी हम बात करें ग्रंथि का, ग्रंथि का 3 प्रकार होते हैं। एक ग्रंथि होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि। समझ रहे हैं? एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है मिश्रित ग्रंथि। यदि हम बात करें बाह्यस्रावी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि को हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड, ठीक है। और मिश्रित ग्रंथि को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना, मिक्स्ड। अधिकतर स्टूडेंट को लगता है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होता है शरीर के बाहर होता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। समझिए, इन्हीं सब चीजों को हमको समझना है, ठीक है ना। बाह्य स्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होता है? एंजाइम का। किसका होता है? एंजाइम का होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन, इससे क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और मिश्रित ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। मतलब एंजाइम के साथ साथ, एंजाइम के साथ साथ क्या निकलता है? हार्मोन। जिस ग्रंथि से एंजाइम हार्मोन दोनों निकले उसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। और जिससे एंजाइम निकलता है उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि। और मेनली हम एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में, ठीक है ना। आइए यहाँ पे हार्मोन जिससे निकले उससे क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी हम बात करें, क्या ये ब्लड से अटैच होता है क्या? यह जो ग्रंथि होता है, जो एंजाइम निकल रहा होता है, क्या ब्लड के अटैच में होता है? नहीं। ध्यान रखिएगा, ये ब्लड, ब्लड के टच में नहीं होता है, ठीक है ना, टच में नहीं होता है। समझे ना। मतलब ये जो होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम होता है ये ब्लड के टच में नहीं होता है। लेकिन यदि हम बात करें हार्मोन का, ये ब्लड के टच में होता है। ये जो होता है ब्लड के टच में, ब्लड के टच में होता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें क्या एंजाइम को निकलने के लिए नली होता है, तो हाँ ध्यान रखिएगा, एंजाइम को निकलने के लिए नली होता है। हम बोल सकते हैं क्या होता है? नलिका, नलिका युक्त, नलिका युक्त। मतलब इसमें क्या होता है? एंजाइम निकलने के लिए क्या होता है? नली होता है। लेकिन यदि हम बात करें हार्मोन, हार्मोन जिससे निकलता है, क्या यहां पे नली होता है? ये नलिका विहीन होता है, ध्यान रखिएगा, नलिका विहीन, नलिका विहीन होता है। डायरेक्ट ब्लड के टच में होता है और ब्लड में मिल करके बहता है। समझ रहे ना। हार्मोन जो होता है ब्लड के टच में होता है और ब्लड के संपर्क में आके बहते रहते हैं। जिस तरह हम सुई जो देते हैं किसमें देते हैं? नस में देते हैं, ब्लड में। जहां प्रॉब्लम होता है अपने आप जाकर वहां पे सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। जहां पे हार्मोन का जरूरी होता है वहां अपने आप चला जाता है ब्लड के माध्यम से। लेकिन जितना भी एंजाइम होता है ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। इसके लिए स्पेशली क्या होता है? नली होता है। एंजाइम जो होता है ब्लड के टच में नहीं होता है। इसलिए अरे बताइए, श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है, कभी देखें एकदम खून निकल रहा है पसीना के तौर पे?
वो जो आंसू देखिए, हम जानते हैं आंसू निकालने के लिए जिम्मेदार जो ग्रंथि होता है कौन होता है? अश्रु ग्रंथि या लेक्राइमल ग्रंथि। क्या होता है? लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि ये क्या बनाता है? आंसू बनाता है। कभी देखे हैं एकदम आंसू बहते हुए खून का आंसू रोने लगा? उस गाना निकाल दिया है ना, गाना का हीरो जो होता है हीरोइन को खुश करने के लिए लहू बन के आंसू बरसने लगा है, ठीक है ना? ऐसा होता है क्या? और लड़के के अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा कुछ बोल दीजिए तुरंत रोने लगती है, ठीक है ना? लड़का में ऐसा नहीं होता है। और श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि ये क्या बनाता है? पसीना। श्वेत ग्रंथि पसीना। बताइए आंसू से भी ब्लड नहीं आएगा, क्यों? ये बाह्य स्रावी ग्रंथि में आएगा। पसीना आ जाता है भी किस में आएगा? बाह्य स्रावी ग्रंथि में आएगा, ठीक है ना? ब्लड के टच में नहीं होता है, ठीक है ना? और यदि बात करें यहां भी होता है तेल्य ग्रंथि, समझ रहे ना? नाक के पास तेल्य ग्रंथि होता है, तेल्य ग्रंथि, तेल्य ग्रंथि होता है। यहां देखेंगे जब शोक उठता है ना, यहाँ पे सीबम ऑयली टाइप का रहता है यहाँ पे, ठीक है ना? समझ रहे ना? नेचुरल निकलते रहता है यहाँ पे। इससे देखें कभी ब्लड निकलते हुए। मान लिया जाए लार ग्रंथि, लार ग्रंथि होता है ना, जो लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कि देखें लार के तौर पे ब्लड ही निकल रहा है, ऐसा होता है क्या? आप जो उल्टी करते हैं, उल्टी ब्लड क्या एकदम ब्लड का उल्टी कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं एंजाइम जो होता है ब्लड के टच में नहीं होता है, और इसके बहने के लिए स्पेशल क्या होता है? नली होता है। ठीक क्या था? बाह्य स्रावी ग्रंथि। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं पाचन तंत्र में। तो आज हम मेनली देखने वाले हैं, किसके बारे में देखने वाले हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा यदि बात करें मिश्रित ग्रंथि में कौन आएगा? अग्नाशय आएगा, ठीक है ना? इसमें कौन आएगा? अग्नाशय। अग्नाशय से दोनों चीज निकलता है, एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है, ठीक है ना? इसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में जितने भी ग्रंथि आते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं, एक एक करके चलिए देखते हैं, ठीक है ना? आइए अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए मान लीजिए इस टाइप से है, देखिए देखिए आज आप पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे मस्तिष्क वाला चैप्टर में, डीप पढ़ाया है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का भी भाग है, और हाइपोथैलेमस जो होता है ग्रंथि का भी काम कर देता है, ठीक है ना? तो हाइपोथैलेमस कहा जाता है मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और यहां पे क्या होता है? पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। यहां से यहां छेद कर देने का दिन से धसा दें वहां पे पिनियल ग्रंथि सब मिलता है, ठीक है ना? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो मस्तिष्क में कौन होता है? और पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और क्या होता है? पिनियल ग्रंथि। सबको एक एक करके देखेंगे। पिनियल ग्रंथि, समझ रहे ना? यहां पे तीन हो गया, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। उसके बाद यदि हम बात करें गला में, गला में एच आकार का, एच आकार का जो होता है क्या होता है? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अबटू ग्रंथि। दूसरा नाम इसका है अबटू, अबटू ग्रंथि, अबटू ग्रंथि। और इसी पे लोब होता है 4 गो, इसी को बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है ना? पैरा थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद यहां पे चेस्ट के पास, चेस्ट में जो होता है यहां पे होता है थाइमस ग्रंथि,
थाइमस ग्रंथि। उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा, यहां जो होता है, यहां होता है अग्नाशय, ठीक है ना, अग्नाशय। उसके बाद इधर तो होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, यहां पे बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है लीवर, लीवर, ठीक है ना। थोड़ा और नीचे आइएगा, यहाँ किडनी, किडनी के ऊपर क्या होता है, मतलब ब्रिक के ऊपर होता है अधिब्रिक, अधिब्रिक होता है। यहीं पे होता है एड्रीनलिन ग्रंथि, ठीक है ना, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन ग्रंथि। उसके बाद यहां होता है जनन ग्रंथि, ठीक है ना, जनन ग्रंथि। तो सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला क्या बोले यहाँ पे, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। गले में आइए, थायराइड ग्रंथि, कौन सा, थायराइड ग्रंथि। उसी का दूसरा नाम क्या है, अबटू ग्रंथि, कौन सा, अबटू ग्रंथि है। और इसके ऊपर 4 लोब पाया जाता है, मतलब पैराथायराइड की संख्या 2 जोड़ी, अर्थात हम बोल सकते हैं 4 होता है, ठीक है ना। पैराथायराइड हो गया। थोड़ा नीचे आइए, चेस्ट में, चेस्ट में जो होता है क्या होता है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थोड़ा और नीचे आइएगा तो अग्नाशय, इस तरफ अग्नाशय, और इस तरफ दाएं तरफ क्या है, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है, लीवर, समझ रहे ना। और यदि हम बात करें ब्रिक के ऊपर, जो किडनी होता है, किडनी को हिंदी में बोलते हैं ब्रिक, ब्रिक के ऊपर होता है अधिब्रिक, समझ रहे ना। यहीं पर होता है एड्रीनलिन ग्रंथि, एड्रीनलिन ग्रंथि। और यहां क्या हो गया, जनन ग्रंथि। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस का। आइए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस देखिए, सुनिए, जो हाइपोथैलेमस होता है ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल में करता है। पहले बताया हाइपोथैलेमस होता कहां है, हाइपोथैलेमस जो है ये कहां स्थित होता है, स्थित कहां होता है, तो मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस स्थित कहां होता है, मस्तिष्क में होता है। और पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। एक बात हम जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। बताइए, मास्टर के मास्टर हो गया, हम बोल सकते हैं मास्टर और मास्टर ग्लैंड, मास्टर का भी मास्टर हो गया। पीयूष ग्रंथि खुद एक मास्टर है, मास्टर ग्रंथि जो सबको अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल में रखता है, पैराथायराइड ग्रंथि को छोड़ करके। और इसका भी मास्टर हो गया हाइपोथैलेमस। हम बोल सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे आता है, हाइपोथैलेमस। मास्टर, मास्टर ऑफ, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, हाइपोथैलेमस। अर्थात हम बोल सकते हैं हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड मास्टर किसे बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को। दूसरा देखेंगे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि देखिए, तो यदि हम देखें आकार, पीयूष ग्रंथि का यदि हम आकार देखें, सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी दूसरी, सबसे छोटी दूसरी ग्रंथि। पहला कौन हो जाता है, पिनियल ग्रंथि। शरीर का अंतःस्रावी में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है, पिनियल ग्रंथि। लेकिन दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। लेकिन ऑप्शन में यदि नहीं रहे पिनियल ग्रंथि सबसे छोटी में, क्या मारना है, पीयूष ग्रंथि। क्या मारना है, पीयूष ग्रंथि मारना है, समझ गया ना। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि। इसका जो भार होता है, इसका भार होता है 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम, लेकिन पिनियल ग्रंथि का 0.1 ग्राम। बताइए, छोटा हुआ ना, समझ रहे ना। तो इसका भार जो होता है पीयूष ग्रंथि का 0.6 ग्राम। आदि हम बात करें इसका अन्य नाम का, पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम, पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम जो होता है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी
ग्रंथि, समझ रहे ना। मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं? जितना भी शरीर का अंतःस्रावी ग्रंथि है सब पे कंट्रोल किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का। हम बोल सकते हैं सभी अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि पर नियंत्रण एक को छोड़कर, अपवाद में हम बोल सकते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। समझ गए ना। पैराथायराइड छोड़ करके बाकी बात जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सब पर नियंत्रण किसका होता है? पीयूष ग्रंथि। किसका होता है? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन देखिए, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन देखिए। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होगा? तो पहला हो जाएगा एसटीएच। दूसरा हो जाएगा टीएसएच। तीसरा हो जाएगा एसीटीएच। चौथा हो जाएगा जीटीएच। पांचवा हो जाएगा एलटीएच। और छठा हो जाएगा एडीएच। और इसी से निकलता ऑक्सीटोसिन और इसी से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, समझिए। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ये सभी हार्मोन है। पहला है एसटीएच, दूसरा टीएसएच, तीसरा एसीटीएच, चौथा जीटीएच, पांचवा एलटीएच, छठा एडीएच, सातवां ऑक्सीटोसिन। और कहीं ना कहीं एलटीएच को बोला जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना। एलटीएच को क्या बोला जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस सभी कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, समझ ना। आइए यहाँ पे अभी हम बात करें, एसटीएच को बोला जाता है जीएच, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, समझ रहे ना। एसटीएच जो है, एसटीएच को बोला जाता है जीएच, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। जिस व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन ज्यादा होता है एकदम ग्रेट खली जैसा हो जाएगा, इसमें कम रहेगा तो एकदम बौना हो जाएगा। इस पे ही डिपेंड करता है, किस पे? एसटीएच पर। किस पे? एसटीएच पर डिपेंड करता है। अभी हम बात करें टीएसएच। ये जो होता है थायराइड ग्रंथि। देखिए तीसरा थायराइड ग्रंथि, ऐसी बात रख सकता है। थायराइड ग्रंथि पे इसका कंट्रोल होता है। थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण समझ रहे ना। तो टीएसएच जो होता है ये थायराइड ग्रंथि यहां होता है। थायराइड ग्रंथि क्या करता है? नियंत्रण रखता है। और हम बात करें एसीटीएच, ए से एड्रिनल बोल सकते हैं। एड्रिनल जो कि कहां रहता है? ब्रिक के ऊपर क्या आता है? अधिब्रिक। वहां कौन सा ग्रंथि होता है? एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण। इस सभी के बारे में पढ़ेंगे, इस सब ग्रंथि के बारे में। एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण। और हम बात करें जीटीएच, जी से जनन बोल सकते हैं। जनन जो ग्रंथि होता है, जनन ग्रंथि पर नियंत्रण कौन रखता है? जीटीएच। और हम बात करें एलटीएच जो होता है दूध निर्माण का काम करता है। दूध निर्माण करने का कार्य करता है। अब बोलिएगा बनाता दूध जब यहां से बनता है तो स्तन का काम क्या होता है? स्तन का काम होता है स्टोर करके रखना, समझ रहे बात को ना। बनाता यहां से है,
एलटीएच बनाता है, लेकिन स्टोर करने का काम करता है स्तन, समझ रहे ना। और एडीएच ई जो होता है, अब बताइए, ई करता है मूत्र ज्यादा ना बने, मतलब शरीर का पानी आप मूत्र के अनुसार बहा देगा तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि शरीर में हम जानते हैं 65% जल होना चाहिए, तो मूत्र ज्यादा ना बने मतलब कम बनाने में मदद करता है कौन, एडीएच। मूत्र कम बनाने में मदद मतलब शरीर से जल की कमी ना हो जाए, मूत्र कम से कम बने। तो बताइए कौन करता है, एडीएच। जिस तरह मूत्र का निर्माण करता है किडनी, लेकिन जमा कहां रहता है, मूत्राशय, उसी तरह ई वाला जो है एलटीएच, दूध का निर्माण यहां से होता है, लेकिन जमा कहां होता है, स्तन में। आगे देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन। गाय भैंस, जो गाय भैंस होता है, गाय भैंस को ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है ताकि दूध ज्यादा से ज्यादा बने, समझ रहे ना। अब बताइए, लेकिन वही दूध खाने से क्या होता है, खराबी हो जाता है। हम बोल सकते हैं गाय भैंस में ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि बोलेगा गाय भैंस को किस चीज का सुई दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है ताकि दूध ज्यादा ज्यादा निर्माण हो। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, इसका भी काम होता है दूध का निर्माण करना। क्या बताए थे, एलटीएच ही क्या है, प्रोलैक्टिन, दूध का निर्माण करना, इसी को बोला जाता है, जो ऑक्सीटोसिन है इसी को बोला जाता है लव हार्मोन। क्या बोला जाता है ऑक्सीटोसिन को, इसी को बोला जाता है लव हार्मोन बोला जाता है, समझिए। यहां पर आपका जो पीयूष ग्रंथि है ये खत्म हो गया, अब चलते हैं पिनियल ग्रंथि, ठीक है ना। आइए अब पढ़ते हैं पिनियल ग्रंथि। समझिए, जो पिनियल ग्रंथि होता है सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। इसका भार कितना होता है, यदि हम भार का बात करें तो 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। पिनियल ग्रंथि शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि है और भार इसका कितना होता है, 0.1 ग्राम। स्थित कहां रहता है, मस्तिष्क में। स्थित जो होता है, स्थित, यदि हम बात करें स्थित कहां रहता है, तो मस्तिष्क में। तीसरी आंख के नाम से किसे जाना जाता है, तीसरी आंख के नाम से किसे जाना जाता है, तो पिनियल ग्रंथि। जैविक घड़ी के नाम से, किसे जाना जाता है, पिनियल ग्रंथि। इंग्लिश में बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, पिनियल ग्रंथि, ठीक है ना। यदि हम बात करें, बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है पिनियल ग्रंथि, देता है बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब नींद लाने में मदद करता है पिनियल ग्रंथि। नींद लाने में मदद करती है, ठीक है ना, समझ रहे ना। अभी हम बात करें, पहले क्या बोले हैं, शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, पिनियल ग्रंथि। आदि ऑप्शन में ई ना रहे तो पीयूष ग्रंथि मार दीजिएगा। और इसका भार कितना होता है, 0.1 ग्राम। स्थित कहां होता है, मस्तिष्क में। तीसरी आंख के नाम से किसे जाना जाता है, पिनियल ग्रंथि को। और जैविक घड़ी, इसको हम क्यों बोलते हैं, वजह ही है, सब ठंडी है। हम सोचते आज 3 बजे जग के पढ़ना, एकदम मोटिवेशनल बात बोले और जुनून चढ़ गया, एकदम अंदर से आग एकदम फेंक रहा है, आज तो पढ़ना है, ठीक है ना। और सुबह जगह, समझ बात को ना, हम सोच में 3 बजे जग जाएंगे, रियलिटी में 3 बजे जग जाते हैं, समझ ना। 3 बजे जगाते ही है जैविक घड़ी, लेकिन ये होता है बच्चा सब होता है क्या, फिर जगह नहीं पढ़े, कल से पढ़े, फिर कंबल ताना, फिर सो गए, मतलब जग तो जाते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं। तो जैविक घड़ी काम करता है। आप कभी सोच के देखिएगा, या सोचिएगा आज हमको जगना है तो जगना, रियलिटी में जग जाइएगा। लेकिन हाँ ये होगा फिर जगह आपका विकेट गिर जाएगा, सो जाइएगा।
आई यहाँ पे। हाँ, नींद लाने में ये बच्चा में ज्यादा एक्टिव होता है। बच्चा में ज्यादा एक्टिव होता है कौन? पीनियल ग्रंथि। बच्चा में देखिए जब नींद में आता है ना, रो रहा होता है, ऐसे लगते हैं ओ मेरा बाबू सो जा सो जा सो जा, तो यहाँ पे यहाँ तक ये एक्टिव हो जाता है। अरे ब्रेन हिलेगा ना ऐसे करेगा तो यहाँ पे बस पीनियल ग्रंथि एक्टिव होता है, बच्चा सो जाता है। लेकिन हम लोग यदि नहीं सो रहा तो कितना बोलेगा सो जा बेटा सो जा सो जा सो जा, और गुस्सा आ जाएगा और नींद नहीं आएगा। ये जो होता है पीनियल ग्रंथि जो यहाँ पर आता है, यहाँ पे 1 इंच एकदम धसा दीजिए एकदम छीनी लेके, यहाँ पे एकदम पीनियल ग्रंथि आपको मिल जाएगा। हाँ यहाँ पे जाने कभी बच्चा ऐसे घसते घसते फुला देते थे, नहीं तो सर तीसरी आंख निकल गया, ठीक है ना, समझा ना। हाँ, तो पीनियल ग्रंथि जो होता है लाइट जब रहता है एक्टिव नहीं होता है, हार्मोन बनाए नींद नहीं आएगा आपको, तब बोलिए लाइट बंद करो नींद नहीं आ रहा हमको। आ जाओ कितना आदमी होता है समझ रहे ना, कितना स्टूडेंट होता है लाइट होते हुए सो जाता है, वजह एक उधर नहीं घूरता है, जिधर लाइट नहीं है उधर घूर जाएगा, इससे सो जाएगा। जिधर लाइट है यदि उधर घूर के हम सोएंगे नींद नहीं आएगा, वजह यही है एक्टिव ही नहीं होता है। लेकिन अंधेरा जैसे तुरंत एक्टिव हो जाता है, तब बोले सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ठीक है ना, तब सो जाइएगा आप सब, ऐसे अंधेरा होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे थायराइड ग्रंथि। गले में क्या होता है? मस्तिष्क हम तीनों देख लिया, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल ग्रंथि। अब देखेंगे यहाँ पे गला में जो होता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि। और इसी का जो दूसरा नाम है, यदि हम बात करें थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि का जो अन्य नाम है क्या है? अबटू ग्रंथि। और यहां से थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। यहां से यदि हम बात करें हार्मोन का, हार्मोन यहां से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और सहायता कौन करता है, मदद कौन करता है बताइए? थायरोक्सिन हार्मोन निकालने में जो मदद करता है आयोडीन करता है, आयोडीन, समझ रहे ना। थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए थायराइड ग्रंथि से मदद कौन करता है? मदद करता है आयोडीन। और इसका आकार जो होता है इस टाइप से होता है, एच आकार का। आकार कैसा होता है? यदि हम बात करें आकार का, इसका आकार होता है एच के आकार का, एच के आकार का, ठीक है ना, एकदम बटरफ्लाई, तितली की तरह होता है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई भी बुलाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? बटरफ्लाई की तरह, बटरफ्लाई की तरह किसका आकार होता है? थायराइड ग्रंथि का। देखिए यदि हम बात करें शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि आप लोगों से पूछ दिया जाए बताइए शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। कौन है? थायराइड ग्रंथि। समझिए, बताइए थायराइड ग्रंथि का नाम क्या है? अबटू ग्रंथि। और इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। और सहायता प्रदान करता है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? सहायता प्रदान करता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। और आकार कैसा होता है? एच के आकार का। कैसा होता है? एच के आकार का होता है। और बटरफ्लाई के आकार का कौन होता है? थायराइड ग्रंथि। और शरीर के सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। और यदि बात करें शरीर में होने वाली उपापचयी क्रिया पर नियंत्रण किसका होता है? जिसको मेटाबॉलिक क्रिया भी बोलते हैं। और मस्तिष्क में पढ़ाए थे पीछे, मेडुला ऑब्लांगेटा इस पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। और यदि पूछा जाए हार्मोन में तो थायरोक्सिन हार्मोन। ऐसे उपापचयी क्रिया क्या हो गया?
पाचन हो गया, शोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। बताए थे इसमें दो भाग, कैटाबोलिक और मेटाबोलिक, समझाए थे वहां पे। चलिए, तो शरीर में होने वाले उपापचयी क्रिया पर नियंत्रण किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का। और अभी हम बात करें यहाँ पे, जैसे बात करें आयोडीन का, बताइए आयोडीन की कमी से रोग, यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग धर लेता है? घेंगा, घेंगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग धरता है? घेंगा। कौन सा हो जाएगा? घेंगा। और पहाड़ी इलाके वाला, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होता है ना, होता क्या जानते हैं? पहाड़ी क्षेत्र के मिट्टी और जल में आयोडीन की कमी होती है, समझिएगा। पहाड़ी क्षेत्र के मिट्टी और जल में आयोडीन की कमी होता है, और जैसे आयोडीन की कमी होगा तो क्या हो जाएगा? घेंगा। घेंगा के क्या बोलते हैं? ग्वाइटर गलगंड रोग, ठीक है ना। तो समझिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में घेंगा रोग ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है ना, ज्यादातर देखा जाता है। यदि हम बात करें इसका, जो है घेंगा रोग का अन्य नाम क्या है? घेंगा रोग को बोलते हैं ग्वाइटर, इसी को बोलता है गलगंड, ठीक है ना, गलगंड रोग, ग्वाइटर या गलगंड। यदि हम बात करें आयोडीन नमक बनता कैसे? तो साधारण नमक में, समझिए, साधारण नमक में क्या मिला दें? तो पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए। साधारण नमक जो होता है, साधारण नमक NaCl, साधारण नमक में यदि पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम KiO3, पोटेशियम आयोडेट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आयोडीन। अब देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, समझिए। अब बात करते हैं हम पैराथायराइड ग्रंथि का, पैराथायराइड ग्रंथि। तो देखिए, तो पैराथायराइड ग्रंथि हम बताए थे, जो थायराइड ग्रंथि था, जो थायराइड ग्रंथि, इसके ऊपर था 4 गो लोब बना हुआ। थायराइड ग्रंथि के ऊपर ये 4 गो जो है शीर्ष पर 4 लोब जो बना है, यही है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं ये कहां पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के शीर्ष पर, थायराइड ग्रंथि के शीर्ष पर। अब इसका संख्या देखें, संख्या कितना होता है? 2 जोड़ी, 2 जोड़ी। संख्या में कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसका कार्य देखें, पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य देखें, इसका काम होता है कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रण करना, समझिए, शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना। अब देखिए, यदि कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण नहीं होगा, हम जानते ही हो गया कैल्शियम, और टमाटर पालक खाइएगा तो उसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। जब दोनों मिलेगा, कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, और हम जानते हैं पथरी जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। तो शरीर में क्या आ जाएगा? पथरी। नहीं खाना चाहिए, यदि कैल्शियम मात्रा ज्यादा हो गया तब दिक्कत हो सकता है। ऐसा वाला टमाटर पालक खाएंगे पथरी हो जाएगा, ऐसा कोई? हाँ, शरीर में इसका मात्रा बढ़ने से दिक्कत हो सकता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, देखिए, तो थाइमस ग्रंथि जो होता है कहां होता है? चेस्ट में। कहां होता है? थाइमस ग्रंथि चेस्ट में होता है। और यदि हम बात करें जबान रखने का काम, जबान रखने का काम कौन करता है? थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापा के लिए जिम्मेदार, बुढ़ापा के लिए
जिम्मेदार कौन हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापा के लिए जिम्मेदार है। बुढ़ोती में जो होता है ये धीरे धीरे घट जाते हैं, समझ रहे ना। और ई जब तक रहेगा, क्योंकि ई जो बनाता है, ई बनाता है T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट, WBC के अंदर होता है ना T4 लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब ये ज्यादा मात्रा में रहेगा ना, जल्दी बीमार नहीं पड़ने देगा। आप देखिएगा ये बच्चा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बच्चा बहुत जल्दी एक्टिव होता है। ये जो प्रोटीन भी प्रदान करते हैं। थाइमस ग्रंथि जो होता है T4 लिम्फोसाइट तो बनाता है बीमारी से लड़ने के लिए, साथ साथ प्रोटीन बनता है। इसीलिए बच्चा देखेगा कि एक बार खेलने निकल गया तो खेलते रहेगा, मम्मी बोले चलो खा लेना, बोले जान हम जा रहे हैं, और यहां से प्रोटीन मिल रहा होता है। और T4 लिम्फोसाइट जल्दी हम लोग क्या होता है, जल्दी बीमारी नहीं आता है। वजह ही है हम लोग ज्यादा मात्रा में जो बीमारी से लड़ने के पास इसके पास क्षमता है, समझ रहे ना। बीमारी से लड़ने के लिए T4 लिम्फोसाइट है। यदि ई सही है तो इसको बीमारी एंट्री नहीं करे। लेकिन बुढ़ापा में क्या होता है, इसी की मात्रा घट जाता है, ठीक है ना। इसका मात्रा ऐसे घटा, कोई भी बीमारी एंट्री करता है तो रह जाता है, जल्दी ठीक ही नहीं होता। इसीलिए देखें बूढ़ा आदमी का पंडी टंगले रहता है दवाई का, समझ गया ना। तो हम क्या बोले, थाइमस ग्रंथि चेस्ट में होता है और जवान रखने का काम कौन करता है, थाइमस ग्रंथि। और बुढ़ापा के लिए जिम्मेदार थाइमस ग्रंथि। T4 लिम्फोसाइट कौन बनाता है, थाइमस ग्रंथि। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करें, चलिए लीवर तो हम देख चुके हैं। शरीर के सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है, लीवर। लेकिन बोलेगा शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्रंथि। अब देखने वाले हैं अग्नाशय को, ठीक है ना। आइए अग्नाशय देखते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय जो होता क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना। यहां से देखिए, यहां से एंजाइम भी निकलता है, यहां से एंजाइम भी निकलता है, एंजाइम। और यहां से जो होता है हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। अच्छा बताइए अग्नाशय में यदि बोलेगा लैंगर-हैंस की द्वीपिका किसका भाग है, अग्नाशय क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंगर-हैंस की द्वीपिका, लैंगर-हैंस, लैंगर-हैंस की द्वीपिका, द्वीपिका किसका हिस्सा है, अग्नाशय का। अग्नाशय जो होता है 3 कोशिका से मिलकर बना होता है। एक होता है अल्फा, अल्फा सेल, एक होता है बीटा, बीटा सेल, और एक होता है डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। देखिए यदि हम बात करें अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन। और बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल से निकलता है सोमेस्ट्रीन हार्मोन, सोमेस्ट्रीन हार्मोन, सोमेस्ट्रीन हार्मोन, समझे ना। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा सेल से क्या निकलता है, सोमेस्ट्रीन हार्मोन। क्या निकलता है, सोमेस्ट्रीन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है, समझ रहे ना। ग्लूकोज को, ग्लूकोज को इंसुलिन, ग्लूकोज को कौन, इंसुलिन हार्मोन ना, इंसुलिन किस में बदल देता है,
ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। और ये जमा कहां हो जाता है? जमा ही कहां हो जाता है? लीवर में, लीवर। समझ रहे ना? यदि बोला जाए कि ग्लाइकोजन के रूप में भोजन कहां जमा होता है? लीवर में। समझिए, हम क्या बोले हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रहा था उसको बेकार न जाने दे, उसको क्या कर दिया, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके किसमें डाल दिया? लीवर में। लीवर में जमा हो गया ताकि उपवास में फिर इसका काम आ सके। जब पर्व त्योहार क्या आता है, जैसे छठ पूजा हो गया, नवरात्रि हो गया, इसमें काम आ जाता है। समझ रहे ना? अब फिर इसी ग्लाइकोजन को, ग्लूकागॉन जो था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर कौन बदलता है? ग्लूकागॉन। उपवास के टाइम ग्लूकागॉन हार्मोन। समझ रहे हैं ना? ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके लीवर में जमा कर दिया था रिजर्व फूड के रूप में। और फिर ग्लूकागॉन हार्मोन क्या किया, ग्लाइकोजन को फिर किस में बदल दिया? ग्लूकोज में। किस टाइम? उपवास के टाइम। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अभी हम बात करें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, इसी बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज। और इसी को बोलते हैं शुगर, और इसी को बोलते हैं चिनिया बीमारी, चिनिया। और इंसुलिन में कौन सा तत्व रहता है? जिंक रहता है। क्या रहता है? इंसुलिन में जिंक तत्व होता है। और इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट, बेटिंग एवं वेस्ट, बेटिंग एवं वेस्ट। समझ रहे ना? इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने। और इंसुलिन में कौन सा तत्व होता है? जिंक। और इंसुलिन दिवस कब मनाया था? 14 नवंबर। तो चलिए अब देखते हैं एंजाइम। यहां देखिए एंजाइम में 3 वो होता है। शॉर्ट को ट्रिक क्या है? एलएटी लेट, एलएटी लेट। एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, ए से एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इसके बारे में पाचन तंत्र में बता दिए थे। ठीक है ना? लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। एमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट जो चोकर होता है उसका, स्टार्च का। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन कर देता है। यहां पे क्या हम देख लिए? अग्नाशय देख लिए। चलिए अब देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि। आइए, जो ब्रिक होता है, ब्रिक, इसके ऊपर जो अधिब्रिक है इसको अधिब्रिक ग्रंथि भी बोलते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि कहां पाया जाता है? ब्रिक के ऊपर, किडनी के ऊपर। ठीक है ना? अभी हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि, यहीं से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। इसी क्या बोला था? आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन, आपातकालीन हार्मोन। समझ रहे हैं ना? इमरजेंसी टाइम काम देता है। जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, डर जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, लड़ो और उड़ो, ठीक है ना, इस टाइम ही आता है वहां पे आपको कंट्रोल करने के लिए। समझ रहे ना? देखिए, और हम बताए थे 3F, 3F और 4S, 4S, इसको भी कंट्रोल कर दिया, हम बता चुके हैं। 3F, F का मतलब क्या हो गया? फाइट, फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट और फियर, फ्लाइट, फाइट, फाइट, फ्लाइट, फियर, फाइट, फ्लाइट और फियर। इसमें कौन नियंत्रण करता है? एड्रिनल ग्रंथि। और 4S, एक एस का मतलब क्या हो जाए? साल्ट, जब नमक की मात्रा बढ़ जाए। एक एस का मतलब शुगर, जब चीनी की मात्रा बढ़ जाए उसको कंट्रोल। और एक एस का मतलब स्ट्रेस, एकदम टेंशन, तनाव में रहते हैं, उसमें बोलता है रिलैक्स, कूल डाउन। समझ रहे ना? और एक एस का मतलब सेक्सुअल हो जाता है। ठीक है ना? सेक्सुअल में मदद करता है। इस सभी मदद कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रिनल हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन कौन है? ये हो जाएगा। इमरजेंसी टाइम कौन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन। 3F और 4S में क्या करता है? ये मदद करता है।
चलिए अब लास्ट बचा जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि के बारे में जो जनन चैप्टर पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे डीप करके देख लेंगे। अभी समझिएगा, अभी हम बात करें जनन ग्रंथि। ये पुरुष में भी होता है, पुरुष में भी होता है और महिला में भी होते हैं। महिला में देखिए, तो पुरुष ग्रंथि यदि हम देखें, मेनली क्या होता है इसका, वृषण होता है। वृषण जिसको बोलते हैं टेस्टिस, संख्या में कितना होता है, एक, जोड़ी संख्या में 2 होता है। संख्या में कितना हो जाता है, 2। और महिला में क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितना होता है, 2, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। आइए, यहां से हार्मोन निकलता है, यहां से हार्मोन निकलता है टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन। दूसरा एंड्रोजन, एंड्रोजन। यदि पूछा जाए एंड्रोजन तो नरलिंग हार्मोन। टेस्टेस्टेरोन नरलिंग हार्मोन। यदि हम बात करें महिलाओं में, महिलाओं में निकलने वाला हार्मोन, यहां देखिए एंड्रोजन, यहां होता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन। देखिए प्रोजेस्ट्रॉन, 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 ठीक है ना। जो कहां से निकलता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन निकलता है प्रोल्यूटियम ग्रंथि से, ल्यूटियम ग्रंथि, ठीक है ना, प्रोल्यूटियम ग्रंथि, सर है ना। प्रोल्यूटियम ग्रंथि से क्या निकलता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, समझ रहे ना। एस्ट्रोजन का काम हो गया, चेंजिंग होता है महिलाओं में। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायता करता है, यदि सही से नहीं बनेगा, बच्चा मतलब होने के 9 महीना में, 6 महीना में हो जाएगा, 8 महीना में हो जाएगा, अब बच्चा एकदम लुचपुच टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, रिलैक्सिन, ये जब बच्चे को जन्म होता है उस समय माँ को दर्द बहुत होता है, उसमें रिलैक्स करने के लिए निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन दूध बढ़ाने वाला, ये किसमें होता है, महिलाओं में निकलता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। इधर पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। यहीं तक रहने दीजिए, यहां तक आपका क्या हो चैप्टर खत्म। अब कल देखते हैं